मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैं और पलवशा खुशहाल खान की बैठक में सो रहे थे। हम दोनों की आंख फायरिंग की पुरशोर आवाज से खुली। एक साथ सैकड़ों क्लैशनकोफें गरज रही थी। छत पर होने वाली टिप टिप अभी तक मौसम के खराब होने का ऐलान कर रही थी। पलवशा नींद से बोझल आवाज में बोली, राजू आपका अंदाजा दुरुस्त निकला। लगता है जहादात खान के आदमियों ने मौसम का फायदा उठाकर हमला कर दिया है। मैंने कहा 2 + 2 4 की तरह उसका हमला करना बनता था। बोली क्या ख्याल है, चलें? मैंने कहा अगर अपने आदमियों की गोलियों से मरने का शौक है तो चले चलते हैं। वो बोली क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये कि खुशहाल खान के आदमियों को बाहर से आने वाले हर आदमी जहादात का आदमी ही लगेगा। बोली कहे तो सही रहे हो। और हम बिस्तरों में लेटे मुसलसल होती फायरिंग सुनते रहे। मैं दुआ कर रहा था कि खुशहाल खान के आदमी सुस्ती और गफलत का शिकार न हुए हों। ऐसा होने की सूरत में उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता, वरना दूसरी सूरत में जहादात खान की कमर टूट जाती। बूंदे गिरने की आवाज में थोड़ी तेजी आई और फायरिंग की शिद्दत में कमी आने लगी। 15-20 मिनट बाद मुसलसल तड़तड़ाहट की जगह इक्का दुक्का टक टक ने ले ली। मेरे पास कैनोट तो मौजूद नहीं था, अलबत्ता आई कॉम मौजूद था। वही आई कॉम ऑन करके चैनल तब्दील करने लगा, मगर दुश्मन की कोई बात सुन नहीं पाया था। यकीनन उन्होंने अपने रेडियो सेट बंद किए हुए थे और हमले के लिए जहादात खान ने जबानी तौर पर ही अपने अहकाम जारी किए थे। ऐसा करना इतना मुश्किल भी नहीं था। एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक ये बात पहुंचाना बहुत मुश्किल नहीं था। फायरिंग की शिद्दत में कमी आते देखकर हम दोबारा सो गए। सुबह सवेरे हमारे पास आते ही खुशहाल खान मुझसे लिपट गया। बोला शाबाश जवान, आपके मशवरे की बदौलत आज हम सुरखरू हैं। दुश्मन को 20-25 लाशों का तोहफा लेकर पीछे हटना पड़ा। हमारे 10 आदमी मामूली जख्मी हुए हैं। 2 की हालत थोड़ी तशवीशनाक है, लेकिन उम्मीद है वो दोनों भी जान पर हो जाएंगे। मैंने उम्मीद भरे लहजे में कहा इंशाल्लाह। वो वापस मुड़ गया। अच्छा मैं आपके लिए नाश्ता लाता हूँ। नाश्ता करके हम अपने सामान के साथ मोर्चों की जानिब चल पड़े। दुश्मन अपने जख्म चाट रहा था, इसलिए गाहे गाहे उनकी जानिब से शदीद फायरिंग शुरू हो जाती। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत बिल्कुल उनके हस्बे हाल लग रही थी। दरख्तों और पत्थरों की आड़ लेते हुए हम जल्द ही ऊपर पहुंच गए। सबसे पहले हम काबिल खान से मिले। मेरे गले लगते हुए उसने चहकते हुए कहा, जीशान भाई आपके मशवरे ने हमें बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। मैंने कहा तबाही से बचाने वाली अल्लाह की जात है। वो अकीदत से बोला मगर सबब तो आप ही बने हैं। मैंने कहा अच्छा जरा तफसील से बताओ। जवाबन उसने जो कुछ कहा उसका लुब्बे लुबाब यही था कि हमारे जाते ही काबिल खान ने हर मोर्चे पर बजाते खुद जाकर अपने आदमियों को हमले के बारे में तैयार रहने का हुक्म दिया। और रात को 2:30-3 बजे जब जहादात के आदमी टोलियों की सूरत में उनके करीब आए तो आगे से खुशहाल खान के तमाम आदमी तैयार बैठे थे। वो मौसम की वजह से उन्हें गाफिल समझकर शिकार करने आए थे। उन्होंने शिकारियों की तरह शिकार करना शुरू कर दिया। उनके एकदम फायर खोलने पर पहले तो वो घबरा कर पीछे भागे और फिर जवाबी फायर शुरू कर दिया। लेकिन खुशहाल खान के तमाम आदमी मोर्चों में महफूज थे, जबकि जहादात के आदमियों को पत्थरों और दरख्तों की आड़ लेने के लिए भागना पड़ रहा था। उनके काफी आदमी जख्मी हुए और 20-25 हलाक हुए। ये तादाद काबिल खान अंदाजे से बता रहा था। हलाकतों की तादाद इससे ज्यादा भी हो सकती थी। अपने आदमियों की लाशें भी वो पीछे नहीं ले जा पाए थे। इस तफसील के साथ उसने मुझे ये खुशखबरी भी सुना दी थी कि उनका एक आदमी वाना से बैरेट M107 की 100 गोलियां खरीद कर ले आया है। असलहा फरोश के पास बस इतनी ही गोलियां दस्तयाब थीं। बैरेट की गोलियां काफी महंगी थी, लेकिन इस बारे में काबिल खान ने कुछ कहने की जरूरत महसूस न की। यूं भी उसे अच्छी तरह मालूम था कि मैं इस बात से नावाकिफ नहीं हूँ। हमारी आमद की थोड़ी देर बाद शहादात के कुछ आदमी ढलान से उतरते दिखाई दिए। उसी वक्त उनके नजदीकी 2 मोर्चों से सफेद झंडे बुलंद हो गए। वो अपने आदमियों की लाशें उठाने आ रहे थे। कबायली रिवायात के मुताबिक खुशहाल खान के आदमी उन्हें लाशें उठाने से नहीं रोक सकते थे। घंटा डेढ़ नीचे घूमकर उन्होंने अपने साथियों की लाशों को इकट्ठा किया, फिर लाशों और उनके हथियारों को वापस ले गए। इस दौरान दोनों जानिब से फायरिंग रुकी रही। उनकी वापसी के साथ सफेद झंडे नीचे हुए और दुश्मन की तरफ से एक ब्रस्ट फायर किया गया, जो जंग के दोबारा शुरू होने का ऐलान था। सफेद झंडे के लहराने तक हम मचान वाली जगह पर पहुंच गए थे। पलवशा किसी कीमत पर भी मेरे मचान पर चढ़ने पर राजी नहीं थी। उसकी जिद देखते हुए खुशहाल खान और काबिल खान ने भी इसरार नहीं किया था। मैं अलबत्ता कुछ देर समझाता रहा, मगर जब वो हत्थे से ही उखड़ गई तो मुझे भी चुप साधना पड़ी। मैं मगरबी जानिब एक जगह देखने लगा। वहां से जहादात के मोर्चे का फासला नापने पर तकरीबन 2300 मीटर नजर आया। गोया बैरेट की कारगर रेंज से भी काफी ज्यादा था, क्योंकि जब भी कोई स्नाइपर नीचे से बुलंदी की तरफ या बुलंद मकाम से नीचे की तरफ फायर करता है तो वो हदफ की बराह रास्त पढ़ी जाने वाली रेंज नहीं लगाता, बल्कि उफकी रेंज लगाता है। इस मकसद के लिए उसे हदफ चाहे वो नीचे हो या ऊपर, उसका जाविया दरकार होता है कि स्नाइपर से हदफ की बुलंदी या गहराई का कितना जाविया बन रहा है, और फिर उस जाविये और फासले को एक मखसूस तनासुब से जमा तफरीक करने से मतलूबा रेंज मालूम होती है। उस वक्त हदफ का फासला 2300 मीटर बन रहा था, जबकि हदफ हमसे करीबन 35 डिग्री बुलंदी पर था।
फार्मूले के मुताबिक मुझे 1875 मीटर का रेंज लगाना चाहिए था। दरख्त पर बनी मचान पर यह फासला 1850 मीटर तक हो जाता, लेकिन वहां जाने की पलवशा की इजाजत नहीं थी। मजबूरन वहीं से फायर करना पड़ रहा था। कामयाबी की उम्मीद कम ही थी, लेकिन दुनिया उम्मीद पर कायम थी। जहांदाद अभी तक वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उम्मीद थी कि जल्द ही वो मैदान जंग का जायजा लेने के लिए वहां आ मौजूद होता। फासला वगैरह नाप कर मैंने राइफल के साथ सारी जरूरी कार्रवाइयां की और जहांदाद के इंतजार के लिए वहीं लेट गया। काबिल खान और खुशहाल खान वहीं बैठ गए थे। मचान पर चढ़ने के लिए मेरी और पलवशा की अच्छी खासी तकरार हुई थी, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। अजीब बात थी कि जब से हमारे दरमियान कौलो करार हुए थे, हमारे झगड़े बढ़ गए थे, लेकिन इन झगड़ों की वजूहात में एक दूसरे का ख्याल रखने का जुनून शामिल था। गो हम दोनों एक दूसरे पर जरा भी आंच नहीं आने देते थे। वो पलवशा जो मेरी नजर में एक तरबियत याफ्ता कमांडो से कम नहीं थी, मुझे मोम और कांच की गुड़िया दिखाई देती जिसने हल्की सी आंच से पिघल जाना था या हल्की सी चोट से कई टुकड़ों में बिखर जाती। इसी तरह मेरे जैसा स्नाइपर पलवशा को नन्ना बच्चा लग रहा था। काबिल खान और खुशहाल खान जैसे जहांदीदा सरदारों से मेरे और पलवशा का रवैया ओझल नहीं था, लेकिन वो मोहब्बत में होने वाले ऐसे झगड़ों से वाकिफ थे। इसलिए उन्होंने ना तो हमें समझाने की कोशिश की और ना उन झगड़ों को खातिर में लाते हुए नाक भून चढ़ाई। जहांदाद के इंतजार में हमने बाकी अतराफ की हरकत को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। खुशहाल खान के आदमी भी एमुनिशन की बचत पर माइल नजर आ रहे थे। मौसम साफ हो गया था और सूरज की रोशनी कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। हवा अलबत्ता काफी तेज चल रही थी। हवा की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ। उसी वक्त जहांदाद भी अपने मुहाफिजों के हमरा अपनी मखसूस जगह पर नमूदार हुआ। खुशहाल खान ने मुझे उसकी आमद की इत्तला दी, लेकिन मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, पल पल समत तब्दील करती हुई हवा की वजह से गोली चलाने का मतलब गोली का जाया करना है और मैं गोली जाया करने का आदी नहीं। खुशहाल खान इस बात में सर हिलाकर खामोश हो गया। हवा ने एक बार फिर बादलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। जहांदाद चंद लम्हे वहीं खड़े होकर दूरबीन से अतराफ का जायजा लेता रहा और फिर पीछे हट गया। 12 बजे के करीब हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैंने राइफल को प्लास्टिक के मखसूस कवर से ढांप दिया। तेज चलने वाली हवा बादलों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी पूरी करके आराम करने पर माइल नजर आ रही थी और फिर बादल जोर से गरजे और हवा एकदम साकिन हो गई। बारिश के कतरों ने गिरने की रफ्तार बढ़ाई। उसी वक्त जहांदाद खान एक बार फिर अपनी मखसूस जगह पर नमूदार हुआ। उसके एक मुहाफिज ने उसके सर पर छतरी तानी हुई थी। काबिल खान ने आंखों से दूरबीन लगाए हुए मुझे आवाज दी, जीशान भाई, लेकिन मैं उसकी आवाज देने से पहले राइफल की तरफ बढ़ गया था। पलवशा ने फौरन राइफल पर पड़ा प्लास्टिक का कवर लपेटा और मैं राइफल के पीछे लेट गया। राइफल पर 1850 की रेंज लगी हुई थी। अगर मैं रिवायती शिस्त लेता तो गोली ने यकीनन नीचे लगना था, क्योंकि हदफ 20-25 मीटर दूर था। मैंने अपने अंदाजे से शिस्त को चंद मिलीमीटर ऊपर उठाया। बादलों की वजह से सूरज गायब था और रोशनी बिल्कुल फायर के मुवाफिक थी। उसी तरह हवा ने रजाकाराना तौर पर रुक कर मुझे कामयाब होने का मौका फराहम कर दिया था। अब बस जहांदाद की मौत के वक्त का तयन होना बाकी था। अगर उसके सांस पूरे थे तो मेरी महारत का एक और सबूत सामने आ जाता, और अल्लाह पाक के नजदीक उसकी जिंदगी के दिन बाकी थे तो मेरी महारत, सूरज की रोशनी की मुवाफिकत और हवा का रुकना किसी काम नहीं आ सकता था। यूं भी मैं वहां अपने मुल्क की हिफाजत की गरज से लेटा था। दुश्मनों को निस्तो नाबूद करने और हक का बोलबाला करने के लिए वो तकलीफें और सख्तियां बर्दाश्त कर रहा था, जबकि जहांदाद बदी का नुमाइंदा था। मुल्क दुश्मन होने के साथ वो इस्लाम का भी दुश्मन था कि इस्लाम कभी बेगुनाहों के खून से हाथ रंगने की इजाजत नहीं देता। ना इस्लाम नशा व अशिया के फैलाव का कारोबार करने को अच्छा समझता है, और सबसे बढ़कर के यहूद व हुनूद के यार को इस्लाम उन्हीं के अंजाम की खुशखबरी सुनाता है। राइफल पहले से कॉक थी, रेंज लगी हुई थी, दोपाई अच्छी तरह जमीन में गड़ी थी। बस शिस्त लेकर ट्रिगर दबाने की देर थी। अपने सारे तजुर्बे को बुरुए कार लाते हुए मैंने सांस रोका और एकदम ट्रिगर को दबा दिया। ठक की आवाज के साथ मेरे कंधे ने बैरेट M107 के बट का दोस्ताना धक्का महसूस किया। ये धक्का मुझे एक प्यार भरी थपकी की तरह महसूस हुआ। उसके साथ ही मैंने आंखें बंद करके अपना सर बैरेट के बट पर टेक दिया। कामयाबी की नवीद मुझे खुशहाल खान और काबिल खान के नारों से मिली। खुशहाल खान ने कुर्बान शिम जवाना और काबिल खान ने SS जिंदाबाद की सदा बुलंद की थी, जबकि पलवशा उन दोनों की परवाह किए बगैर मुझसे लिपट गई। काबिल खान ने जोर से गला खनकार कर गोया पलवशा तक अपना बाज़ाब्ता एहतजाज पहुंचा दिया था, लेकिन वो पलवशा ही क्या जो किसी को दरखौर एतना समझती। 4 सीजन होटल की छत पर यहूदी ब्रेन वेल्स को कामयाबी से निशाना बनाते वक्त जेनिफर ने भी इसी तरह का इजहार किया था, लेकिन उस वक्त हमने फौरी तौर पर वो जगह छोड़ना थी, इसलिए वो जल्द ही पीछे हो गई थी। इसके बरक्स पलवशा को कोई जल्दी नहीं थी। जिस जगह हम मौजूद थे वहाँ हमारे अकब और मशरकी जानिब काफी घनी झाड़ियां मौजूद थीं, जबकि सामने और मगरबी जानिब से दुश्मन की गोली वहाँ तक आने का इम्कान नहीं था। इसलिए मैं बेधड़क खड़ा हो गया। खुशहाल खान ने आगे बढ़कर मेरे हाथ चूम लिए थे, जबकि काबिल खान मुझे अपने बाजुओं के घेरे में लेकर मेरी पीठ थपथपाने लगा। अचानक आई कॉम से दुश्मन के किसी कमांडर की चीखती हुई आवाज बरामद हुई। वो तमाम लोग जहांदाद खान
खान की हलाकत की खबर सुनाने के साथ हमले के लिए तैयार होने का हुक्म दे रहा था। उसकी बात सुनते ही खुशहाल खान फौरन अपने आदमियों को चौकन्ना करने लगा। तमाम लोग सुन लें, जहांदाद खान को हमने कत्ल कर दिया है और अब दुश्मन हमला करने आ रहा है। याद रखना आज मौका है। दुश्मन की तादाद में खातिर खा कमी करके उसकी अददी बरतरी के गुरूर को खत्म कर दो। वक्फे वक्फे से हम तैयार हैं की आवाजें सेट से उभरने लगी। बारिश तेज हो गई थी। पलवशा बैरेट को खोलकर उसके वाटर प्रूफ थैले में मुंतकिल कर चुकी थी। हमारा बाकी सामान यूं भी खुशहाल खान के मोर्चे में पड़ा था। हम दरख्तों की आड़ लेते उस मोर्चे की तरफ बढ़ गए। पलवशा ने राइफल के थैले को उठाना चाहा, मगर मैंने जबरदस्ती उससे ले लिया। वो भी झगड़ा किए बगैर अपनी क्लैशनकोफ संभाल कर मेरे आगे चल पड़ी। खुशहाल खान और काबिल खान उससे भी आगे थे। उसी वक्त बारिश में मजीद तेजी आई। मूसलाधार बारिश ने हमें 1 मिनट में भिगो दिया। अपनी क्लैशनकोफ मैंने उल्टी करके अपने कंधे से लटका ली थी। मौसम की मुनासिबत से तमाम ने अपने हथियारों के लिए मजबूत प्लास्टिक के कवर साथ रखे हुए थे। खुले कपड़े भीग कर पलवशा के बदन से चिपक गए थे। मैंने फौरन अपने गले से लिपटी हल्की चादर उतार कर उसे ओढ़ा दी। वो भी शरारती अंदाज में बोली, कितना ख्याल करते हो। मैंने फौरन कहा, पता है मेरी सारी जिंदगी मचानों में गुजरी है। आज तुमने खामखा की जिद करके मुझे मचान पर चढ़ने नहीं दिया। इसकी वजह से मेरा निशाना खता भी हो सकता था। उसने मुंह बनाया, हुआ तो नहीं ना। और फिर ये भी तो देखो कि नीचे फायर करने की वजह से तुम्हें कितना फायदा पहुंचा। मैंने कहा, कौन सा फायदा। जवाबन उसने मुझे देखकर आंख दबाई। उसने हसरत भरे लहजे में कहा, पता नहीं वो दिन कब आएगा राजू। आप सरदार चाचा को कहकर मुझसे निकाह के 2 बोल पढ़वा लो। जब ये बात यकीनी है कि आपने मुझे अपनाना है और मैंने भी इस मामले में किसी की परवाह नहीं करनी, तो फिर इंतजार किस बात का। मैंने कहा, इसमें इतनी जल्दी भी क्या है। मैं तो चाहता हूँ कि सब कुछ जरा धूमधाम से हो। वो मुझे तंग करते हुए बोली, एक गरीब फौजी के पास इतनी ताकत कहाँ कि अपने ख्वाबों की शहजादी को धूमधाम मुहैया कर सके। मुझे तो लगता है कि अम्मी जान ने जो मुतालिबा रखा उसे पूरा करने के लिए भी आप चंद साल की मोहलत न मांग लें। गो मैं उस वक्त उसे कह सकता था कि मेरे पास उसकी तवक्को से ज्यादा रकम मौजूद है। 50 लाख के बकदर रकम तो मुझे अमेरिका में स्नाइपर कोर्स में पहली पोजीशन हासिल करने पर मिली थी, और उसके अलावा मेरी अपनी तनख्वाह भी मेरे अकाउंट में जाती थी। घर का खर्च तो हमारी आबाई जमीन जो अब्बू जान ने ठेके पर दे रखी थी उसी से पूरा हो जाता था। घर में खाने वाले तो सिर्फ 2 ही अफराद थे। पहले माहीन और अब्बू जान थे, अब फूफो जान और अब्बू। लेकिन ये तफसील दोहराने की बजाय मैंने कहा, अगर ऐसी बात थी तो किसी दौलत वाले से मोहब्बत करनी थी, एक गरीब फौजी के पीछे क्यों पड़ गई। वो बोली, बस करो यार, जब अमीर न मिले तो गरीब पर ही इक्तफा करना पड़ता है। मैंने कहा, पलवशा तुम ये सब मजाक में कह रही हो, मगर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये ना हो मुझसे 2-3 थप्पड़ खा लो। मुझसे थोड़ा फासला पैदा करते हुए उसने कहकहा लगाया, मजाक तो खैर नहीं है। मैंने कहा, अच्छा ठहरो बताता हूँ। मैं जारहाना अंदाज में उसकी जानी बढ़ा और वो खिलखिलाते हुए भाग पड़ी। अचानक फायरिंग के तेज शोर में बारिश की टिप टिप दब गई। मुझे याद आया कि दुश्मन के कमांडर ने हमले का इंदिया दे दिया था, और पलवशा से बातें करते ये बात मेरे जहन से निकल गई थी। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि फायरिंग दूर दूर ही हो रही है। शायद वो भी अभी तक हमले के लिए आगे नहीं बढ़े थे। 12.7 mm गन का गरजना सबसे वाज़ेह था। मैंने घबराकर उसे आवाज दी, पलवशा इधर आ जाओ। इस तरह पुरशोर और धड़ाधड़ फायरिंग में कोई भूली भटकी गोली भी उसका मिजाज पूछ सकती थी। मेरी घबराहट भरी चीख सुनते ही वो भागकर मेरे पास आ गई। सख्त बारिश के साथ शदीद फायरिंग भी हो रही थी। मेरी तरह खुशहाल खान के आदमी भी जानते थे कि दुश्मन खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहा है। वो उनके आगे बढ़ने के मुंतजिर बैठे थे, लेकिन दुश्मन में से कोई आगे न बढ़ा। दिन का खाना हमने नहीं खाया था। दोपहर को जब बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी में तब्दील हो गई और दुश्मन ने अपना काफी एमुनेशन हवा में फूंकने के बाद चुप साध ली, काबिल खान हमें ढूंढता हुआ वहां आ निकला। गीले कपड़ों में मुझे सर्दी महसूस हो रही थी। वो बोला, जीशान भाई चलो बैठक में चलते हैं। मैंने वाजिबी सा इनकार किया। हमने कल रात भी बैठक में गुजारी थी। मेरा ख्याल है आज हमारा नंबर यहीं पड़ रहा है। वो मजाहिया लहजे में बोला, नहीं, मेरी छोटी बहन जहाँ बीमार हो जाएगी, और चूंकि वो अकेली जाने पर तैयार नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको साथ लेता जाऊं। मैंने पलवशा से पूछा, क्या ख्याल है। वो बोली, जहाँ आप रहेंगे मैं वहीं रहूंगी। मैं उठ खड़ा हुआ, तो चलो फिर। काबिल खान हमारा बकिया सामान साथ ही ले आया था। हम काबिल खान की मैयत में चल पड़े। हमें बैठक में छोड़कर काबिल खान घर से मेरे लिए अपने कपड़ों का जोड़ा और पलवशा के लिए खुशहाल खान की नौजवान बेटी के कपड़ों का जोड़ा ले आया। पलवशा ने इनकार में सर हिलाया। मैंने लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनने। मैंने कहा, सुबह तक आपके कपड़े खुश्क हो जाएंगे, दोबारा अपने कपड़े पहन लेना। रात गुजारने के लिए तो ये पहन लो। मुंह बनाते हुए उसने काबिल खान से कपड़े ले लिए। आपको बड़ा शौक है मुझे जनाना लिबास में देखने का। उसका अंदाज देखते हुए काबिल खान हंसता हुआ बाहर निकल गया। कमरे का दरवाजा कुंडी करते हुए वो बोली, अच्छा मैं कपड़े तब्दील कर रही हूँ। और मैं दूसरी तरफ मुड़कर बैठ गया। काली स्याह कमीज जिसके सफेद धागे से खूबसूरत आबगीने टंगे थे,
सर पर उसी रंग का कढ़ाई किया हुआ दुपट्टा ओढ़े मुझे कोई और पलवशा नजर आई। मैं मबहूत होकर उसे देखने लगा। उसने शर्माते हुए नजरें झुका ली और फिर आहिस्ता से बोली, कहीं नजर ही न लगा देना। मैं बेखुदी में चलता हुआ उसके करीब पहुंचा और फिर उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, इतना प्यारा नहीं लगा करते। शोख और शर्मीली आंखों से मुझे घूरते हुए वो बोली, झूठा। मैंने वारफ्तगी से पूछा, किस तरह यकीन दिलाऊं। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं कुंडी खोलने दरवाजे की तरफ बढ़ गया। काबिल खान खाने के बर्तन लिए खड़ा था। मैंने कहा, शाम की आजान से पहले ही ले आए। वो वजाहत करते हुए बोला, मैंने सोचा दिन को भी खाना नहीं खा सके तो यकीनन इस वक्त भूख लगी होगी। मैंने इकरार किया, हाँ भूख तो लगी है। उसी वक्त उसकी नजर पलवशा पर पड़ी। माशाल्लाह इन कपड़ों में तो मेरी छोटी बहन बहुत प्यारी लग रही है। खाने के बर्तन लकड़ी की मेज पर रख कर काबिल खान ने आगे बढ़कर पलवशा के सर पर हाथ रख दिया। वो शर्मा कर नीचे देखने लगी। हर वक्त लड़कों वाले कपड़े पहनने वाली को यकीनन इन कपड़ों में खुद भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। गो वो जैसा भी महसूस कर रही थी, पर मैं अपनी नजरों पर इख्तियार खो चुका था। खाने के दौरान भी मैं मुसलसल उसी को घूरता रहा। काबिल खान खाना रख कर वापस चला गया। मेरी वारफ्तगी देखते हुए वो चाहत भरे लहजे में बोली, शानी आपको कहा तो है कि जल्दी से निकाह पढ़वा लो, फिर जैसे कपड़े पहनाओगे मैं पहन लूंगी। मैंने कहा, तो निकाह से पहले मेरा कहा नहीं मानोगी? बोली, 1000 बार मानूंगी। मेरी ये जुर्रत के आपकी बात को टालूं? मैंने कहा, तो बस ठीक है, कल से तुम इसी लिबास में रहोगी। वो फौरन बोली, ठीक है, कोई और हुक्म? हमारे खाना खाने तक काबिल खान चाय लेकर आया। चाय की प्याली मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसने मशवरा चाहा, वैसे आज रात भी खतरा तो काफी होगा। मैंने नफी में सर हिलाया, मुझे नहीं लगता। उनकी कमर टूट चुकी है। गुज़श्ता रात की लाशें वो अभी तक नहीं दफना पाए होंगे। यकीनन अपना मजीद नुकसान करना वो पसंद नहीं करेंगे। काबिल खान ने कहा, भूल गए, जहादात के कत्ल होते ही उनके कमांडर ने हमले का हुक्म उसी वक्त दे दिया था। अब ये मालूम नहीं कि उन्होंने हमला किया क्यों नहीं, शायद अंधेरा होने के मुंतजिर हों। मैंने कहा, वो एक वक्ती इश्तियाल था। हुक्म देने वाले कमांडर को जब दूसरों ने हकायक से आगाह किया होगा तो उसे दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं हुई होगी। वो पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाने लगा, कहे तो आप ठीक रहे हैं। मैंने कहा, अब तो लगता यही है कि वो 2-3 दिन से ज्यादा नहीं टिकेंगे। अगली सुबह हम नाश्ते से फारिग होकर मैदान जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे जब खुशाल खान बैठक में दाखिल हुआ। उसके अकब में काबिल खान और चंद और मौजूजीन भी मौजूद थे। पलवशा को कमरे ही में छोड़कर मैं बाहर निकला। तमाम मेरे साथ मुसाफा करके सहन में बिछी चारपाइयों पर बैठ गए। उनके चेहरों पर छाई संजीदगी किसी नए मसले का ऐलान कर रही थी। मैंने बैठते ही पूछा, सरदार खैर तो है? खुशाल खान की बजाय काबिल खान ने जवाब दिया, सनोबर खान ने जिरगा बुलवा लिया है। मैंने पूछा, सनोबर खान गालिबन? और मेरी बात मुकम्मल होने से पहले काबिल खान जल्दी से बोला, सनोबर खान जहादात खान का जाननशीन और अलाम खेल का नया सरदार है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है ये खुशी की बात है, जबकि आप लोगों के चेहरों पर छाई संजीदगी उससे मेल नहीं खा रही। काबिल खान ने कहा, जिरगे के पैगाम से पता चला है कि सनोबर खान ने हम पर यह इल्जाम लगाया है कि हमने पाक आर्मी के एक फौजी को पनाह दी और इस लड़ाई में हमने आर्मी की मदद से उनका नुकसान किया है। मैंने सफाई देते हुए कहा, मेरा ख्याल है पाक आर्मी की कोई इमदाद आपके पास नहीं पहुंची। यूं भी आर्मी कबाइल के झगड़ों में मुखिल नहीं हुआ करती। ज्यादा से ज्यादा आर्मी कबाइल के झगड़े में सालिस का किरदार अदा कर सकती है। यूं किसी एक कबीले के साथ मिलकर दूसरे कबीले से मुकाबला नहीं करती। इखलास खान नामी शख्स ने शक भरे लहजे में पूछा, आप आर्मी के बारे में इतना वसूख से ये बात कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा, बात मेरे कहने की नहीं, हकायक की है। क्या आप में से किसी ने पाक आर्मी को ऐसा करते देखा है या किसी ने सुना है कि आर्मी कबाइल की जंग में हिस्सेदार बनी हो? इस मर्तबा खुशाल खान ने असल सूरत हाल मेरे सामने रख दी। सीधी बात यह है जीशान साहब कि सनोबर खान आपकी शख्सियत को दरमियान में घसीट रहा है। अगर आपका ताल्लुक आर्मी से है तो यकीनन वो अपने दावे में सच्चा है और हमें आपको उसके हवाले करने के साथ मरने वालों का खून बहा भी अदा करना होगा। उसके साथ ही मुझ पर वाज़ेह हुआ कि सूरत हाल कितनी गंभीर हो गई है। मैंने फौरन अपनी परेशानी पर काबू पाते हुए मसनूई कहकहा लगाया, मैं और पाक आर्मी? ये भी खूब कही। अगर ऐसा होता तो आपके पास पनाह लेने ना दौड़ाता, पाक आर्मी की किसी पोस्ट का रुख करता। खुशाल खान संजीदा था, पोस्टें यहाँ से काफी फासले पर हैं जीशान साहब। मैंने कहा, सरदार सीधी बात यह है कि मेरा नाम जीशान नहीं है, मेरा असल नाम सलीम शाह है। ये कहते हुए मैंने अपनी जेब से वो नकली शनाख्ती कार्ड निकाल कर उसकी जानिब बढ़ा दिया जो उस इलाके में आते हुए मुझे सरकारी तौर पर जारी हुआ था। इसी तरह सरदार के पास भी एक नकली शनाख्ती कार्ड मौजूद था। उस पर दर्ज पते के मुताबिक हमारा जो घर बनता था, वहाँ अगर जाकर कोई पता करने की कोशिश करता तो उसे यही मालूमात दी जाती जो मैं बता रहा था। मैंने कहा, और मेरा इलाका मर्दान है। वो बोला, मगर आपका साथी आपको राजा जीशान कह रहा था। इस हालत में भी खुशाल खान ने पलवशा के लड़की होने की बात को अपने तक ही रखा, गोया उसके दिल में हमारे लिए हमदर्दी मौजूद थी। मैंने कहा, सरदार ये एक लंबी कहानी है। वो बोला, होगी, लेकिन जिरगा कल होना है और हमारे पास आज का दिन मौजूद है। मैंने कहा, ठीक है, दोपहर का खाना खाकर इस बारे में तफसील से बात होगी। अब जबकि सारी बात खुल गई है तो मैं और मेरी मंगेतर भी पीछे नहीं हटेंगे। इखलास खान ने सवालिया लहजे में पुकारा, मंगेतर? मैंने कहा, पलू खान का असल नाम पलवशा खान वजीर है और उसने लड़के का रूप धारा हुआ है।
मैंने जो कहानी दिमाग में तरतीब दी थी उसके मुताबिक पलवशा की असलियत सामने लाए बगैर काम नहीं चल रहा था। वो तमाम लोग खड़े हो गए। ठीक है, 1 बजे दोबारा इकट्ठे होंगे। सिवाय काबिल खान के बाकी मुझसे मुसाफा करते हुए रुखसत हो गए। इतना तो मैं भी जानता था कि वो हमारी निगरानी जरूर करवाएंगे, चाहे इसके लिए काबिल खान को मुकर्रर किया जाए या किसी तीसरे को। तमाम के रुखसत होते ही काबिल खान ने कहा, बैठे ज़ीशान भाई, बल्कि सलीम भाई। मैं दोबारा चारपाई पर बैठ गया। वो इस्तरारी अंदाज में हाथ मरोड़ते हुए बोला, अगर आप समझते हैं कि सनोबर खान का इल्जाम दुरुस्त है और आप सही तरीके से अपना दिफा नहीं कर सकेंगे तो मैं आप दोनों को यहाँ से निकाल सकता हूँ। बाद में जो होगा हम भुगत लेंगे। उसे तसल्ली देते हुए मैं चेहरे पर एतमाद भरी मुस्कुराहट लाते हुए बोला, इसका फैसला आप खाने के बाद होने वाली गुफ्तगू सुनकर करना। वो बोला, तो फिर मैं भी इजाजत चाहूंगा। उसने भी वहाँ ठहरना मुनासिब न समझा। अलबत्ता हमें बचाने की बात करके उसने सारी जिम्मेदारी अपने सर लेने की जो बात की थी, उसने मुझे इतना इत्मीनान दिला दिया था कि हम दोनों अकेले नहीं थे। उसके बैठक से निकलते ही मैं कमरे की जानिब बढ़ा। पलवशा दरवाजे से सर जोड़े सारी गुफ्तगू सुन रही थी। उसके लहजे में मुझे परेशानी झलकती नजर आई। राजू, ये सब क्या हो गया है? मैंने कहा, कुछ भी नहीं हुआ। वो बोली, क्या आपका असल नाम सलीम शाह है? मैंने कहा, अगर मैं कहूँ हाँ तो? वो बोली, तो क्या, मैं आपको फिर भी राजू और शानी ही कहा करूंगी। मैंने कहा, मेरा नाम वही है जो तुम्हें मालूम है, राजा ज़ीशान हैदर। वो न जाने क्यों इतनी ज्यादा खुश हो गई। मैंने कहा, हाँ, और अब हमने एक ऐसी कहानी तरतीब देनी है जिसमें अगर हमसे अलहदा भी कुछ पूछा जाए तो हमारी बात एक ही हो। वो बोली, ठीक है, बताएं, क्या झूठ बुलवाना है? और मैं उसे तमाम तफसील बताने लगा। बीच बीच में वो किसी बात से इख्तिलाफ करके नई बात शामिल कर देती। घंटा 1.5 घंटा लगा और हमने एक मुकम्मल कहानी तैयार कर ली। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।